हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और वो भी लेटेस्ट जो अभी जून 2024 में क्वेश्चंस हुए नए पैटर्न के हिसाब से, उन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन और आईसीटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और लास्ट वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किए थे। ऐसे ही आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें अलग अलग सेक्शन पे मैं वीडियोस बना के आपको दूंगा, ताकि एग्जाम से पहले आपकी काफी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा फ्री कोर्स जो यूट्यूब पे बना हुआ है ऑलरेडी सिस्टमैटिकली प्लेलिस्ट वाइज अगर नहीं चेक करा है तो जरूर से चेक कर लें, वो बिल्कुल फ्री है और एग्जाम से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाने वाला है। व्यूज और कमेंट्स देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार का कोर्स है और ट्रस्ट के साथ आप इसको पूरा जरूर से देखें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाना आप सबको पता है बहुत जरूरी है प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, और वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। स्कैन करें क्यूआर कोड को और जरूर से ज्वाइन कर लें। दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑनलाइन स्क्रीन पे, जब आप लगाएंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जरूर से इन टेलीग्राम पे मिलने वाले फ्री मॉक टेस्ट को या फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट को जरूर से लगाएं। और इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इस बार कोई क्रैश कोर्स नहीं है क्योंकि पेपर 1 को आपको बहुत लंबे समय में कवर करना पड़ेगा। तो दिसंबर के लिए अगर आप सीरियस हैं तो पूरा का पूरा अपडेटेड पेपर 1 का कोर्स अलाउ हर एक लेक्चर के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं उसी टॉपिक से जुड़े हुए। तो पूरी अच्छे से प्रिपरेशन और प्रैक्टिस एक जगह आपकी हो जाती है। तो इसका भी डेमो लेक्चर्स जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस अगर सेक्शन वाइज आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, इस एग्जाम से पहले भी आप अलग अलग सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ऑनलाइन स्क्रीन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसका भी डेमो अवेलेबल है और इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जून में आए कम्युनिकेशन और आईसीटी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जून 24 का ये क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सेक्शन से और इसमें माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन की बात कही गई है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन है उसमें कौन से प्रकार की चीजें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग्स थ्रू, यानी कि जो मीनिंग का आदान प्रदान होता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में, वो किन किन चीजों के जरिए होता है वो आपको पिक करना है। सबसे पहले कह रहा है फिजिकल सेटिंग, चारों ओर की परिस्थितियां क्या हैं। उसके बाद है शेयर्ड बिलीफ, यानी कि जो लोग माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके जो शेयर्ड बिलीव्स हैं यानी कि उन दोनों की जो विचारधारा है या जिन बातों पे जो विश्वास करते हैं वो शेयर्ड, आपस में साझा करने वाली कौन सी बातें हैं उसमें। उसके बाद है उनके उनके मूल्य क्या हैं जो लोग ये इस प्रकार का कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद है नॉइज मैनिपुलेशन। नॉइज मतलब होता है जब कम्युनिकेशन के बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, तो रुकावटों को कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं या कम ज्यादा करते हैं। और उसके बाद है फाइनली कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब चारों ओर की परिस्थिति, लोग, माहौल कैसा है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। अब हमने कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो अब इसको ऐसे समझ लो कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन नॉन वर्बल का ही एक प्रकार है, जिसमें बोला जा रहा है कि जब दो व्यक्ति जो है बिना कुछ कहे सुने भी कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे से, है ना। तो आपने पीके मूवी देखी होगी कि जिसमें एक डायलॉग है कि हमरे गोले पे तो कौनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, है ना। तो माइंड से बतियाने का क्या मतलब है कि जब कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े और दूसरे व्यक्ति को देख के ही आपको समझ में आ जाए उसके मन में क्या है, और वो भी जो है आपकी बात इशारों इशारों में बात करना भी आप इसको कह सकते हो। तो इशारों ही इशारों में जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो कि चारों ओर होनी चाहिए, जो कि सहायक होती हैं, मीनिंग जैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल सेटिंग, यानी कि चारों ओर की जो फिजिकल माहौल है, मौसम कैसा है, आप घर में हैं या बाहर हैं, बारिश हो रही है या चारों ओर आप कौन से एक्चुअल प्लेस पे खड़े हैं, मॉल में खड़े हैं, गार्डन में खड़े हैं, तो ये चीज मैटर करती है। उसके बाद शेयर्ड बिलीफ, यानी आपके दिमाग का तालमेल कितना है, आपके जो बिलीव्स हैं और आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो मूल्य हैं, अगला पॉइंट है ना, आपके वैल्यूज एंड बिलीव्स क्या है वो साझा होने चाहिए। उसके बाद है नॉइस मैनिपुलेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसमें जो नॉइज है, जो रुकावटें हैं,
उसको कम ज्यादा करना, और फाइनली है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का एक छोटा सा पार्ट है फिजिकल सेटिंग्स, यानी कि चारों ओर का माहौल क्या है, मूड क्या है, कौन सी एक्चुअली सिचुएशन हो रही है वहां पे, तो ये सब मिला करके कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो मैं सही जवाब सीधे बता देता हूं, इसमें एक चीज नहीं आएगी और वो है डी, जो कि है नॉइज मैनिपुलेशन। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब भी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होगा तो वहां अगर सारी की सारी चीजें हैं, पूरी सेटिंग है, शेयर्ड बिलीव्स हैं, वैल्यूज है, तालमेल मिलते हैं विचारों के, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप बिना कुछ कहे सुने दिमाग से ही जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब दिमाग से एकदम ही नहीं होता पीके वाले डायलॉग के तरीके से, लेकिन फिर भी ना बोले हुए भी आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। उसके लिए आपकी अपने वैल्यूज एंड बिलीफ शेयर्ड होने चाहिए, फिजिकल सेटिंग उस हिसाब की होनी चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट भी, यानी कि चारों ओर का माहौल वगैरह भी वैसा होना चाहिए। बाकी नॉइस मैनिपुलेशन की जो बात है वो सही नहीं होगी। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, इस पे कोई थियरी बेस्ड नहीं है, और कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है जून 2024 से। तो देखिए, कम्युनिकेशन की बात करें या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, जो थ्योरेटिकल सेक्शंस होते हैं उसमें कोई भी चीज आपको कभी श्योर शॉट नहीं आएगी। कभी आप जितनी भी किताबें पढ़ डालें, कोई भी कोर्स आप देख डालें, आपको अपना कॉमन सेंस जरूर से लगाना रहेगा। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आप इसके भरोसे रहोगे यार ये थ्योरी तुमने पढ़ी ही नहीं, तो हो सकता है कि आप नर्वस हो जाओ, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए और क्वेश्चन को गलत करके आ जाओ। लेकिन थोड़ा सा दिमाग खुला रखेंगे तो बड़े आराम से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा है, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल्स इट इज नोन एज। एक ग्रुप है, एक समूह है, और जब कम्युनिकेशन यानी कि आपस में बातचीत करना, अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात सुनना, कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, जब एक ग्रुप को उसका गोल अचीव करा दे, गोल किस बात का? अपनी बात को समझाने का और दूसरे की बातों को समझने का। जब कम्युनिकेशन किसी ग्रुप को उसका गोल अचीव करा दे तो उसे क्या बोलेंगे, है ना। अब ये कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है इंपॉर्टेंट सा कि उसको हम याद करके जाएंगे तो ही हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन आ गया तब आपको उस पर थियरी बना करके पढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिर वो अगली बार काम नहीं आएगी, क्योंकि मतलब जो कॉमन चीजें होती है ना उसमें आप थियरी बना करके नहीं पढ़ सकते हो, वो आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसके ऑप्शंस देखें तो कई प्रकार के रोल्स लिखे हुए हैं। आपको रोल्स की थ्योरी बना करके पढ़ाई जा सकती है कि कम्युनिकेशन के रोल क्या क्या होते हैं, बट अगली बार फिर कुछ और ही चीज आ जाएगी कॉमन सेंसिकल बना के, जरूरी नहीं कि रोल रिपीट ही होगा, है ना। तो अब यहाँ पे इन ऑप्शंस को देखेंगे और कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई क्या रोल जो है वो सूट करता है किसी ग्रुप को उसके कम्युनिकेशन में मदद करने के लिए, है ना। कौन सा कम्युनिकेशन जो ग्रुप को उसका गोल अचीव करने के लिए मदद करता है। तो सबसे पहला रोल है डिसरप्टिव रोल। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, हिंदी में भी आप देख सकते हो विघटनकारी भूमिका, है ना। तो डिसरप्टिव शब्द जो है ये नेगेटिव है, किसी चीज को डिसरप्ट करना, किसी को बाधित करना। कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी को पढ़ाई में डिसरप्ट करना मतलब उसको बाधित करना। तो अगर कोई चीज किसी को बाधित करेगी तो वो आपको आपका गोल अचीव नहीं करा सकती ना, तो बड़ा नेगेटिव टर्म है। उसी तरीके से लिखा है प्रमोटिव रोल, किसी को प्रमोट करना यानी कि किसी को बढ़ावा देना, किसी को आगे भेजना या संवर्धन करना किसी का। उसके बाद है काउंटर एक्टिव। काउंटर एक्टिव मतलब है उल्टी प्रतिक्रिया करना। जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा है प्रतिक्रियात्मक भूमिका, तो प्रतिक्रिया तो रिएक्शन होता है, बट काउंटर एक्टिव का मतलब होता है कोई आदमी कर रहा है काम ए और कोई काम उसके उल्टा भी कर देना, मतलब इस काम में बाधा हो जाए एक तरीके से। तो अगेन काउंटर एक्टिव होना भी एक नेगेटिव टर्म है। तो कम्युनिकेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है। और उसके बाद है डिवोशनल रोल। डिवोशनल मतलब किसी की डिवोशन करना, किसी की उपासना करना। तो अगेन ये भी कुछ लग रहा है कि नहीं भाई कम्युनिकेशन में डिवोशन कहां से आ सकती है ना। तो अगर कोई कम्युनिकेशन जो है किसी ग्रुप को उसका गोल अचीव करा रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि प्रमोटिव रोल को हम यहाँ पे मार्क करके आ जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे अंदर जो बातें हैं दूसरों को बताने में हमारी मदद करता है, यानी कि हमें बढ़ावा देता है या हमें प्रमोट करता है ये काम करने में। तो ये कम्युनिकेशन का एक रोल आपको क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और उस तरीके से आप कॉमन सेंस लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमन सेंस लगा के आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे,
लेकिन फिर भी आपको जो आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं ना, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा नहीं, तो ये चीजें आपकी इससे क्लियर हो जाएंगी। इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पे 2 है। सो गाइस, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कॉमन सेंसिकल भी है। और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बड़ी प्रैक्टिकल से यहाँ पे प्रॉब्लम जो है दी गई है। यहाँ लिखा है नोइंग दैट यू फाइंड अलजेब्रा मोर डिफिकल्ट देन योर सिस्टर डज। लिखा है कि इस बात को जानना और समझना कि आपको जो है अलजेब्रा ज्यादा कठिन लगती है अपने बहन के कंपैरिजन में, यानी कि आपकी बहन को उतनी कठिन नहीं लगती जितनी आपको कठिन लगती है, इस बात को जानना और समझना। बट दैट यू कुड इंप्रूव विथ प्रैक्टिस। इसको तो जानना ही, साथ में ये भी जानना कि ये जो मेरी चीज है, ये जो मेरी मैथ से या अलजेब्रा से या बीजगणित से घबराहट है, ये प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। इस बात को जानना और समझना किस बात का एग्जाम्पल है? सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना, मेटाकॉग्निशन यानी कि अपनी सोच को भी समझ लेना, सेल्फ डिसिप्लिन खुद को डिसिप्लिन में रखना, एंड ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक बना देना किसी काम को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने ऑप्शन बोले मीनिंग समझाया उससे आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस को देख के नहीं समझ में आएगा। तो इसका सही जवाब है सेकंड, मेटाकॉग्निशन। तो कॉग्निशन का मतलब होता है आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी सोच, मतलब कैसे आपका दिमाग काम करता है या कैसे इंसान चीजों को सोचता है, समझता है, परसीव करता है, सब कॉग्निशन कहलाता है। तो साइकोलॉजी में जो टर्म है कॉग्निशन, उसके अंदर ये आता है। अपने कॉग्निशन को भी समझ लेना, जो आपका दिमाग है वो कैसे काम कर रहा है, आप किस चीज को कैसे परसीव करते हैं, किसी चीज में आपको अच्छा होना है तो आपको क्या करना होगा, अपने दिमाग के बारे में जानकारी होना, अंडरस्टैंडिंग होना क्या कहलाता है? मेटा कॉग्निशन। यानी कि आप अपने कॉग्निशन के भी ऊपर उठ करके उसे देख करके समझ पा रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, मास मीडिया से या कम्युनिकेशन सेक्शन से क्वेश्चन है, जून 2024 का ये क्वेश्चन है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यहां कह रहा है मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इंप्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन। तो एक सिस्टम की बात कही जा रही है, मास मीडिया के अंदर एक सिस्टम है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई मास मीडिया यानी कि जो आप न्यूज देखते हो और मीडिया में चीजें देखते हो, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जा, इसके लिए सिस्टम है, उसकी बात की जा रही है। क्या है? मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, यानी मीडिया को जवाबदेह ठहराना, है ना, कि जो भी मीडिया कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए मीडिया की अकाउंटेबिलिटी है। ये जो सिस्टम बनाया जाता है मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, वो किस लिए बनाया जाता है? मीडिया की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो मीडिया को की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना जो भी सामग्री आप देने जा रहे हो। ऑडियंस कंट्रोल, यानी कि जो जनता है उसको कंट्रोल करना, है ना, नियंत्रित करना। फिर है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना कि जो आपने कंटेंट प्रसारित किया है, जो आप कंटेंट दे रहे हो उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मॉनिटरिंग में आ गया। फिर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब कि उस एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन दे रहा है वो जो भी कंटेंट आपने प्रसारित किया है। एंड देन है फीडबैक, यानी कि जो कंटेंट आपने दिया उसका पलट के क्या फीडबैक आता है। तो मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि मीडिया क्वालिटी को इंप्रूव करता है, वो इनमें से किन किन बातों पे फोकस करता है ना। तो कॉमन सेंस लगाना है, जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा ही हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में मास मीडिया के बहुत सारे कंसेप्ट्स वो आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डेफिनेशन किसी किताब में पढ़ी हो कि मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कुछ होता है, नहीं। आपको यही शब्द समझना है, यही मतलब इसका डिफाइन करना है और यही कॉमन सेंस लगाना है कि क्या सही जवाब हो सकता है। ये जब आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन रोल सही हो जाए या मैं कोई आपको बहुत जादुई बात बता रहा हूँ, कभी कभी गलत भी होता है बट जनरली सही होता है। और ये तब आता है जब आपको पता हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लगाया जाता है। अदरवाइज आप इसी कॉन्फिडेंस में रहोगे कि सब पढ़ के जाऊंगा और सब में से आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आप में से कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे ही जाते हैं। खैर, कैसे इसको करना है?
मीडिया अपनी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए किन किन बातों पे फोकस कर सकता है? इवेल्युएशन करेगा, जाहिर सी बात है, हम अपनी पढ़ाई का करते हैं तो वो भी अपने कंटेंट का करेगा। मॉनिटर करेगा, बिल्कुल करेगा। हम सीसीटीवी लगाते हैं या अपने आप को या अपने बच्चों को मॉनिटर करते रहते हैं, टीचर हमें मॉनिटर करता है तो वो भी करेगा। एजुकेशन, जाहिर सी बात है कि एजुकेट करेगा अपने ऑडियंस को, या फिर जो अपना कंटेंट है वो एजुकेशन बेस्ड हो सकता है। एंड फीडबैक, कि क्या उसे सीखने को मिल रहा है अपने किए गए कामों से, जो हम लोग शिक्षा प्रणाली में करते हैं वो सारे करेगा अपने को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक चीज वो नहीं कर सकता है और वो है ऑडियंस को कंट्रोल करना। कोई भी मीडिया दर्शकों को कंट्रोल नहीं कर सकता। दर्शक को ये नहीं बोल सकता कि तुम क्या देखोगे या क्या नहीं देखोगे, या तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मास मीडिया का ऑडियंस पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब इसमें दूसरी बातें हो सकती हैं कि बड़ा इनडायरेक्ट कंट्रोल है, वो पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए जनता को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अलग चीजें हैं। बट एज सच कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है जनता के ऊपर। और मीडिया की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो ऑडियंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है ना। वो अपने पे अपना जो कंटेंट दिखा रहा है उसका एवोल्यूशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, एजुकेशन वो सब करेगा, बाकी ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जून 2024 से, और ये हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और क्या इसका आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है विच टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट मार्क्ड एज सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब कई सारी ऑप्शंस में कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज लिखी हैं, जैसे टेलीग्राफ या तार के माध्यम से, प्रोजेक्शन से यानी कि जो प्रोजेक्टर चला करके फिल्म दिखाते हैं, फिर है प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, एंड है फोटोग्राफी। इनमें से कौन सा जो माध्यम है, आप सब समझ ही रहे होंगे, ये सभी माध्यम कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ ना कुछ सूचना के प्रसारण के लिए है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसने सेपरेट किया, अलग अलग किया, ट्रांसपोर्ट करने को यानी ट्रैवल करने को और कम्युनिकेट करने को। अब देखो, अगर बहुत पुराने जमाने में चले जाओ तो जो दूरस्थ कम्युनिकेशन था, यानी कि फार्दर प्लेसेस पे अगर आपको कुछ कम्युनिकेट कराना होता था तो किसी ना किसी के ट्रैवल करके या ट्रांसपोर्ट करके जाने पर ही वो हो सकता था। मान लीजिए आप एक शहर में हैं और दूसरे शहर में आपको संदेशा भेजना है ना जी, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप चिट्ठी लिखेंगे, पुराने जमाने में चिट्ठी होती थी। अब कोई पोस्टमैन आएगा और वो इस चिट्ठी को लेकर के, मतलब ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह सामान गया, ये इंक्लूड होना जरूरी था अगर आपको दूर रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन करना है। और पहले जमाने में चले जाएं तो आप सबको पता है कबूतर होते थे, कबूतर के पैर पे कुछ बांध देते थे, पैगाम बांध देते थे और उसको उड़ा देते थे तो दूसरे लोकेशन पे चला, तो कबूतर भी ट्रांसपोर्ट ही करता था, इंसान नहीं करता था तो कबूतर करता था। नहीं तो पहले जमाने में खबरी होते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे, इधर की बात उधर करते रहते थे। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का हिस्ट्री में बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई, क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बीच में सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गया। मतलब अब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे बैठे ही आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते थे। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। जैसे आज के जमाने में तो कॉमन है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब चलता है, ईमेल चलता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बट कम्युनिकेशन है। लेकिन पहले जमाने में सबसे पहली बार ये तब हुआ जब तार की व्यवस्था आई, यानी कि टेलीग्राफ या टेलीग्राम की व्यवस्था आई, जिसपे कुछ कोड्स वगैरह दे करके एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश को घर बैठे बैठे पहुंचाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह आईसीटी का क्वेश्चन है, जून 2024 में क्वेश्चन आया, और ऐसा टॉपिक है जिसपे हर बार ही जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं। मेमोरी की हायरार्की जो है, स्पीड जो है, उसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे लिखा है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं उनको रैंक करना है स्लो से फास्ट की ओर। यहाँ पे है सीपीयू, कैश, रैम, एसएसडी एंड ऑप्टिकल ड्राइव। अब ये सारी मेमोरीज हैं, आप सबको पता है, और इनकी स्पीड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, कुछ स्लो होती हैं कुछ फास्ट होती हैं। तो आपको सबसे स्लो से फिर फास्ट की ओर जाते जाना है। ऐसे जो क्रम बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत सरल होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको जो पहले क्रम की चीज है वो फाइंड आउट कर लो,
और आखिरी क्रम की जो चीज है वो फाइंड आउट कर लो, आपका जो है आंसर मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्लो से फास्ट की ओर बढ़ना है। तो इन चारों में क्या आप बता सकते हो कौन सी सबसे स्लो है? तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो सबसे स्लो है। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे पिक करना है जिसमें शुरुआत में डी आ रहा हो। लकीली यहाँ पे क्या है कि जो डी है वो एक ही जगह आ रहा है और कोई जगह नहीं आ रहा, वो है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और डी 2 ऑप्शंस में लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, आप एक बार सबसे फास्ट वाला भी मेमोरी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे फास्ट होती है हमारी कैश, यानी कि कैश जो है वो आखिरी में, ए ऑप्शन जो है वो आखिरी में आना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें डी शुरुआत में है जो कि सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है ऑप्टिकल ड्राइव। उसके बाद है सी, ऑप्टिकल ड्राइव से फास्ट होती है एसएसडी जो कि एक स्टोरेज होती है। उसके बाद है बी यानी रैम एक प्रोसेसिंग मेमोरी है इसीलिए फास्ट है एसएसडी वगैरह से। और सबसे फास्ट होती है जो सीपीयू के अंदर एक छोटा सा कैश होता है। तो वो आखिरी में आ गया ए, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जून 2024 का ये क्वेश्चन है आईसीटी सेक्शन से। और यहाँ पे आइए देखते हैं कि ये किसके बारे में है। तो इंटरनेट आप सबको पता है, आप सब यूज करते हो, वीडियो भी आप इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो। तो इंटरनेट यूज करने में कई प्रकार के हार्डवेयर, कई मशीनें यूज होती हैं, उस सेक्शन से ये क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है अ डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ। एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, एंड वाइस वर्सा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, उस डिवाइस को एक तरीके का कन्वर्टर कह लो, डिवाइस की एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदल ली, उसको क्या बोलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। तो ध्यान से समझो कि जो कंप्यूटर होता है या जितनी भी नए जमाने की ज्यादातर मशीनें होती हैं वो क्या होती हैं, वो डिजिटल होती हैं। डिजिटल का मतलब होता है ऐसी मशीन जो कि 0 और 1 पे, डिजिट्स पे चलती है। आप सबको पता है बाइनरी डिजिट्स जो मशीन यूज करती है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा ऐसे तो सारी मशीनें हैं, हमें पता है कि वो डिजिट्स पे चलती हैं। सारी मशीनें डिजिट्स पे नहीं चलती। पहले जमाने की जो मशीनें होती थी वो डिजिटल नहीं होती थी, उनके जो सिग्नल्स होते थे वो पुराने जमाने के होते थे, डिजिटल नहीं होते थे। उन सिग्नल्स को हम बोलते थे एनालॉग सिग्नल्स, है ना। तो जो पुरानी मशीनें होती थी वो एनालॉग होती थी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हवा भरने की मशीन। आप सबने देखी होगी, है ना। आप सबने कभी ना कभी पेट्रोल पंप पे हवा जरूर से भरा ही होगी। तो जब आप पेट्रोल पंप पे हवा भरवाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें से एक तार निकली होती है, और हवा भरने वाला जब आपकी गाड़ी में हवा भरता है तो यहाँ कुछ नंबर लिख के आ रहे होते हैं, और वो नंबर बता रहे होते हैं कि आपके गाड़ी के टायर का प्रेशर कितना है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं, है ना, वो 1 2 3 4 करके आपको बता रही हैं। अब सरल भाषा में, लेमन टर्मिनोलॉजी में, कोई भी मशीन जिसमें डिजिट्स लिख करके आती हैं, चाहे आप वजन तौलें तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी आता है कि आप सामान डालते जाएं और आपको डिजिट्स दिखाई देंगी। सरल भाषा में मतलब उस डिजिट के नाम पे डिजिटल नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि जहां पर भी, जिस मशीन में भी आपको डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, वो मशीन 0 और 1 के लेवल पे उसकी बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, और सामने जो है आपको वो डिजिट दिख रही है। तो डिजिटल मशीन है और नए जमाने की। कुछ पुराने जमाने में चले जाएंगे तो ऐसे डिजिट दिखाने वाले ना तराजू होते थे और ना ही हवा भरने वाली मशीन होती थी, एनालॉग मशीन होती थी, यानी कि गाड़ी में जो आपका सुई होती है ना, वैसी मशीनें होती थी। तो जब आप हवा भरते हैं तो एक मशीन आती है, टायर में आप लगाएं तो एक सुई होती है, वो आपको वजन बताती, वो आपको एयर का प्रेशर बताती है। तराजू भी पहले जमाने में आप देखते हैं ऐसे ही बीच में कांटा होता था, और वो आपको बताता था कि भार कितना है सामान का। तो ये जो पुराने जमाने की चीज है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं एनालॉग मशीन, है ना। तो जब कंप्यूटर नया नया आया, आप सबको पता है कंप्यूटर तो डिजिटल मशीनों पे ही चलता है, चाहे फोन हो या कंप्यूटर हो। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्यूटर चलता है डिजिटल पे। अब इंटरनेट एक नेटवर्क है जिससे कि सभी कंप्यूटर्स जुड़े होने हैं। तो शुरुआत से ही हमारे पास डिजिटल नेटवर्क नहीं था, यानी कि शुरुआत से ही हमारे पास ऐसी फैली हुई तारें नहीं थी जो कि डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करती हो, लेकिन हमारे पास एक दूसरा जाल था, वो है टेलीफोन का।
तो पहले जमाने में जो टेलीफोन्स होते थे आपको पता है उसमें भी डायल होते थे, कोई नंबर या डिजिट वाला नहीं होता था। तो उसके लिए जो तारें बिछी थी वो एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करती थी। तो इसका मतलब क्या है कि डिजिटल तारों को बिछाने से पहले जो फोन लाइन की एनालॉग तारें लगी हुई थी जो कि एनालॉग सिग्नल को इधर उधर भेजती थी, वो उनको काम में लाया गया इंटरनेट को पहुंचाने के लिए। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल और जो टेलीफोन की तारें थी वो भेजती हैं एनालॉग सिग्नल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में एक डिवाइस लगता था जिसको हम कहते थे मॉडेम। अब मॉडेम का यूज नहीं होता है, खासकर हमारे घरों में। कहीं पे अगर एनालॉग सिग्नल यूज होता होगा तो वहां मॉडेम का यूज होता होगा, बट फिलहाल अब हमारे पास डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल्स आ जाते हैं और वो कंप्यूटर में चले जाते हैं या हमारे फोन में वाईफाई के थ्रू चले जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में हमारे घर में एनालॉग सिग्नल आते थे, हमारा मॉडेम उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता था एंड देन कंप्यूटर उसे समझ के आपको वेब पेज शो करता था। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, आईसीटी का क्वेश्चन है, जून 2024 से आया है। यहाँ पे मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, खासकर आपके कीबोर्ड या माउस से रिलेटेड डिवाइसेस, उनको आपको मैच कराना है सही ऑप्शन से। तो क्या क्या टाइप के हार्डवेयर हैं इनपुट टाइप के देख लेते हैं। पहला है माउस, फिर है जॉयस्टिक, फिर है माइक्रोफोन और फिर है नंबर पैड। समझ लेते हैं इनका क्या मतलब है। माउस आप सबको पता है, ये है माउस, है ना। तो ये वायरलेस है, तार वाला भी होता है। उसके बाद है जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए जो रिमोट कंट्रोल होता है उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। माइक्रोफोन, माइक जो मैंने लगाया हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का इनपुट है। और उसके बाद है नंबर पैड। नंबर पैड आपको पता है कीबोर्ड में नंबर्स लगे होते हैं, तो मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर्स लिखे रहते हैं, इधर लेटर्स लिखे रहते हैं। तो जो नंबर वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं नंबर पैड। वो अलग से भी आता है और जनरली कीबोर्ड में जुड़ा ही रहता है साथ में, तो वो नंबर पैड होता है। ओके, अब किससे किसको मिलाना है देखते हैं। तो यहां पे हम जरा देखें ध्यान से, तो इनपुट वॉइस ओवर, वॉइस को प्रेजेंटेशन में डालने के लिए यूज होता है, पिन डालने के लिए यूज होता है, सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम मेन्यू, किसी मेन्यू में से ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है, और ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर। फ्लाइट सिमुलेटर मतलब अगर कोई पायलट है और वो एक नकली एरोप्लेन में बैठा है और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा वीडियो गेम जैसा वो है ना, ताकि सीधे अगर उसको प्लेन में भेज देंगे तो एक्सीडेंट करा देगा, तो इसीलिए उसको एक सिमुलेटर यानी कि नकली प्लेन जैसे एनवायरनमेंट में डाला जाता है, जहां वही स्टीयरिंग होता है, सामने स्क्रीन पे चीजें चल रही होती हैं और वही सारे उसके कंट्रोल्स लगे होते हैं, बटन्स लगे होते हैं। तो इनको आपको मिलाना है। तो सबसे सरल तरीका जो होगा मिलाने का वो क्या होगा, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हैं, जो कि यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। केवल एक जो लाइन है वो आपको पकड़नी है और वो है वॉइस ओवर देना। कि आपको प्रेजेंटेशन में अगर अपनी आवाज डालनी है तो जाहिर सी बात है एक ही हार्डवेयर है जो कि उसके लिए यूज होता है, और वो है माइक्रोफोन। जैसे इस वीडियो में मुझे आवाज डालनी है तो मैंने माइक्रोफोन लगाया, इसको मैं बंद कर दूंगा अगर तो आवाज चली जाएगी, है ना। कभी कभी होता भी है कि वीडियो बना रहे हो, इसकी बैटरी डेड हो जाती है और आवाज खत्म हो जाती है और फिर से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना। तो हमें समझ में आ गया कि ए का जो है तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। और लकीली एक ही ऑप्शन है जिसमें ये चीज दी हुई है, लेकिन हम सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे बी का दिया है 4 टू इनपुट अ पिन। पिन आपका जो होता है वो आप किससे एंटर करते हो, नंबर पैड से। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे कीबोर्ड में भी नंबर पैड है, और अगर आप एटीएम में जाते हो तो उसमें भी नंबर पैड लगा रहता है। नंबर पैड का मतलब ऐसा कीबोर्ड जिसमें केवल नंबर्स होते हैं, तो उसी से आप पिन भी डालते हो। उसके बाद है सी का 1, सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू। कोई मेन्यू में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे पेन का कलर सेलेक्ट करता हूं, मान लो रेड ले लेता हूं, है ना, तो रेड हो गया। तो मैंने क्या करा, मेन्यू में गया और कोई ऑप्शन सिलेक्ट करा। किससे मैंने करा, वो माउस से, है ना, माउस से किया। ओके, तो यहाँ पे सी का 1 हो गया। फिर है डी का 3 टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर। अगेन जब आप एक वीडियो गेम जैसा सिमुलेशन का एनवायरनमेंट है जहां पे आप प्लेन प्रैक्टिस कर रहे हो चलाने की, तो वहां पे प्लेन का जो स्टीयरिंग होता है वैसा ही आपको एक रिमोट कंट्रोल पकड़ाया जाएगा जो कि आपके कंप्यूटर से और चारों ओर आपकी स्क्रीन लगी होगी उससे जुड़ा होगा। तो उसको यहाँ पे बोल दिया गया है जॉयस्टिक। जनरली जॉयस्टिक जो है वीडियो गेम खेलने के लिए यूज
होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। सो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जून 2024 का ये क्वेश्चन है और आईसीटी से है, डेटा के जो यूनिट्स होते हैं उससे। तो इसके लिए आपको केबी, जीबी, एमबी इन सब का कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। इजी सवाल है, कुछ बहुत ज्यादा आपको कठिन सीखने और समझने की जरूरत नहीं है, बट आई होप आपको पता होगा कि कन्वर्जन कैसे होता है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और 2 डेटा यूनिट्स दिए हैं और पूछा गया है कौन सा कम और कौन सा ज्यादा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कह रहा है 25 केबी जो है बड़ा है 100 एमबी से। आप सबको पता है कि 1 एमबी के अंदर जो है टोटल 1024 केबीज होते हैं। तो 1 एमबी के अंदर ही 1024 केबीज अगर हो जाते हैं तो मात्र 25 एमबी बड़ा नहीं हो सकता, मात्र 25 केबी बड़ा नहीं हो सकता 100 एमबी से। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 999 एमबी लिखा है, लार्जर होता है 50 जीबी से। यहां आपको पता है कि 1 जीबी में ही 1024 एमबी होते हैं, 1 जीबी ही इससे बड़ा है, तो 50 जीबी से लार्जर तो ये नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा, अगर आपको डेटा यूनिट्स आते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं तो आप आराम से कर लें। अगला लिखा है 3500 केबी जो है छोटा है 2 जीबी से। आप सबको पता है जीबी तो बहुत ही बड़ा हो गया है ना, और केबी बहुत ही छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये केबी जो है छोटा रहेगा जीबी से। और फाइनली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2350 बाइट्स लिखा है, छोटा है 2 केबी से। तो सबसे पहले 2 केबी को हम लोग बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। हम सबको पता है कि 1 केबी जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो 2 केबी कितना होगा, 1024 प्लस 1024 यानी कि 2048 बाइट्स के बराबर होता है 2 केबी। तो अब यहां पे हम देखते हैं क्या लिखा है, 2340 बाइट्स लिखा है, 2340 बाइट्स छोटा है 2 केबी से, ये बात गलत है। यानी कि 2 केबी जो है वो केवल 2048 के ही बराबर होता है, जबकि 2350 एक बड़ा नंबर है, इसीलिए ये भी बात गलत हो जाए। यानी कि जो हमारा सही जवाब है वो है दूसरा ऑप्शन, यानी कि केवल सी ऑप्शन हमारा सही है। सो गाइज आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नेट जेआरएफ के लिए आप प्रॉपरली टारगेट कर रहे हैं, तो इस फुल कोर्स को आप जरूर लें, जिसमें एक ही जगह पे आपको सारे सिस्टमैटिक टू द पॉइंट लेक्चर्स मिल जाते हैं, उनके साथ सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहीं मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो ईमेल के माध्यम से आप 24/7 कभी भी डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको निश्चित समय में दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सेक्शन वाइज भी चाहें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, रिसर्च अलग, तो अलग अलग क्वेश्चंस की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस ईयर वाइज भी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, उनको जरूर से देख लें, उसके बाद मन बनाए कोर्स लेना है कि नहीं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं फ्री हैं, इनको भी आप लगा के डेमो देख सकते हैं। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कोई भी आपको दूसरी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे जरूर से चैट करें, आपको सारे डेमो लिंक, डेमो को कैसे यूज करना है, या कोई भी लॉगिन या जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो उन सबके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।